हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज से मैं डीबीएमएस पर एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूं जिसमें मैं डीबीएमएस के सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि डीबीएमएस है क्या, इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन डीबीएमएस स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमें समझने होंगे। इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे सबसे पहला टर्म है डेटा। तो डेटा क्या कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डेटाज होते हैं। जैसे अगर आप अपने कॉलेज का एग्जांपल ले तो उसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, लाइब्रेरी में बुक्स की इंफॉर्मेशन होती है, टीचर्स की इंफॉर्मेशन होती है, अदर स्टाफ मेंबर्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? डेटा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें बहुत सारे डेटाज स्टोर होते हैं या बहुत सारे डेटाज वहां कलेक्ट होते जाते हैं। सेकंड टर्म है हमारा इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं? डेटा को जब प्रोसेस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। जैसे बहुत सारे डेटाज हैं आपके पास, लेकिन उसमें से आपकी जरूरत की चीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में बहुत सारे डेटाज हैं। जितनी भी ट्रेन इंडिया में चलती है उन सब का डेटा वहां स्टोर है। लेकिन अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं सिर्फ उसी ट्रेन की डिटेल एक्सेस करना चाहूंगी जो दिल्ली जा रही है। तो ये मेरे लिए क्या है? इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर मेरे फ्रेंड को मुंबई जाना है तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेस करेगा? वह मुंबई वाले ट्रेन की इंफॉर्मेशन एक्सेस करेगा और वह चीज उसके लिए इंफॉर्मेशन है लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि हर यूजर की जरूरत अलग हो और वह अपने हिसाब से डेटा को एक्सेस करना चाहे और वह चीज उसके लिए इंफॉर्मेशन है। थर्ड हमारा टर्म है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटा हमने देखा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डेटा इकट्ठा होते जाते हैं। तो ये डेटा कहाँ स्टोर किए जाते हैं? डेटाबेस के अंदर। हमारा नेक्स्ट टर्म है मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है या उसे रिट्रीव कर सकता है। अब हम आते हैं डीबीएमएस पर। तो डीबीएमएस होता क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हमने देखा कि डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जिसमें डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, इंटर रिलेटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब ये इंटर रिलेटेड डेटा क्या है? जैसे हमने कॉलेज का एग्जांपल लिया था, तो कॉलेज में एक तरह के डेटा नहीं है, स्टूडेंट्स के डेटा है, बुक्स के डेटा है, टीचर्स के डेटा है, अदर स्टाफ मेंबर्स के डेटा है। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इस तरीके से डेटाबेस में इंटर रिलेटेड डेटा को स्टोर किया जाता है। और मैनेजमेंट सिस्टम क्या था? वो ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन डेटा को ऑर्गेनाइज ढंग से स्टोर कर सकता है और एफिशिएंटली इसको एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से डेटाबेस को या डीबीएमएस को हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये क्या कह सकते हैं कि इट इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम दैट अलाउज यू टू इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डेटा यूजिंग कंप्यूटर्स। यानी ये एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जिसमें हम रिकॉर्ड्स को या डेटा को ऑर्गेनाइज ढंग से स्टोर करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी भी डेटाबेस सिस्टम में चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? डेटा, बिना डेटा के कोई डेटाबेस नहीं होगा। हार्डवेयर, और जब हमें डेटा को स्टोर कराना है तो हमें कुछ हार्डवेयर की जरूरत होगी, साथ ही साथ कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होंगे। कई सॉफ्टवेयर का आपने नाम सुना होगा, जैसे ओरेकल है, एसक्यूएल है, साइबस है। ये सब क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू हम ऑर्गेनाइज ढंग से डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। एंड फाइनली यूजर, बिना यूजर के उस डेटा को एक्सेस करने वाला कोई होगा ही नहीं। तो ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमारे डेटाबेस सिस्टम में जरूरी होते हैं।
तो अभी हमने देखा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, लेकिन डीबीएमएस की जरूरत हुई क्यों? क्या डीबीएमएस के पहले हमारे पास कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम नहीं था? इसका आंसर है यस, हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम था, लेकिन वह ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच था। ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच क्या है? जैसे सी या सी प्लस प्लस में आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ी होगी, तो फाइल हैंडलिंग के थ्रू किसी एप्लीकेशन से हम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में डेटा को राइट कर सकते थे, रीड कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे। लेकिन उसमें क्या डिसएडवांटेज थे, क्यों हमें डीबीएमएस की जरूरत हुई, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जो बेसिक फाइल सिस्टम यूज होता था, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि हर यूजर को उस फाइल की सेपरेट कॉपी मेंटेन करनी पड़ती थी, और जिससे डेटा का रिपीटेशन होता था। लेकिन यह प्रॉब्लम डेटाबेस में दूर हो गई। यहाँ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स की जरूरत नहीं होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बन के इमर्ज हुआ, जिसमें डेटाबेस को मेंटेन करने के कैपेबिलिटी थी। अगर हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और डीबीएमएस को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ देख सकते हैं ये एग्जांपल है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का। हमारे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में सपोज सेल्स प्रोग्राम है, तो ये इसकी फाइल है। सेल्स प्रोग्राम अपने इंफॉर्मेशन को इस फाइल में सपोज F1 में स्टोर करेगा, ठीक है। इसी तरीके से शिपिंग प्रोग्राम अपने इंफॉर्मेशन को F2 में स्टोर करेगा, एंड बिलिंग प्रोग्राम अपने इंफॉर्मेशन को या डेटा को F3 में स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग फाइलें बन रही हैं, लेकिन इसमें अगर देखें तो डेटाज रिपीट हो रहे हैं। अगर फाइल 1 में देखें तो यहाँ फैक्ट ए है, ये फैक्ट ए इस फाइल में भी है, यही फैक्ट ए इस फाइल में भी है, यानी डेटा का रिपीटेशन हो रहा है सभी फाइलों में। साथ ही बी देखें तो ये सिर्फ इसी फाइल में है, सी देखें तो इन दोनों फाइल में है, डी को देखें हम तो डी वापस F3 में है। तो इस तरीके से हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में ये देख सकते हैं कि डेटा का रिपीटेशन होता है। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज किसी इंफॉर्मेशन को एक फाइल में चेंज किया गया, सपोज फैक्ट डी अगर हम देखें तो फैक्ट डी इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अगर किसी ने कोई इंफॉर्मेशन यहाँ चेंज की फैक्ट डी के लिए, तो ये चेंज यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इस सेल्स प्रोग्राम वाले एप्लीकेशन में डी की वैल्यू कुछ और होगी, जबकि बिलिंग प्रोग्राम वाले एप्लीकेशन में डी की वैल्यू अलग होगी। अब हम किस डेटा को सही माने? एक आप कॉलेज का अगर एग्जांपल ले लें, तो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, अपना एड्रेस, फोन नंबर, डिटेल्स वहां स्टोर कराया, और सपोज उसी कॉलेज के हॉस्टल में आप रह रहे हैं, तो हॉस्टल वाले में भी आपने अपना डिटेल वहां स्टोर कराया, एड्रेस, फोन नंबर, व्हाटएवर इट इज। तो आपने दो जगह एड्रेस, फोन नंबर ये सब दिया। यहाँ हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो दो जगह आपकी डिटेल्स स्टोर की गई। लेकिन आपका एड्रेस अगर चेंज हो जाता है या फोन नंबर चेंज हो जाता है, तो दोनों जगह आपने चेंज नहीं कराया, आपने एक जगह जाके बता दिया कि हाँ हमारा ये एड्रेस, नया एड्रेस ये है या फोन नंबर ये है। एक जगह तो चेंज हो गया, लेकिन ये चेंज दूसरी जगह नहीं हुआ, तो जिसके कारण इनकन्वीनियंस होगा, यानी एक जगह डेटा कुछ और दिखाएगा, दूसरी जगह आपका डेटा कुछ और दिखाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में, क्योंकि डेटा का डुप्लीकेशन होता है और रिपीटेशन होता है, जिसको कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो फैक्ट ए डी जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो फैक्ट डी दोनों जगह रिपीट हो रहा है, तो यह डेटा रिडंडेंसी है, जिसके कारण इनकन्वीनियंस जनरेट होता है। कई बार हमें नहीं समझ आता है कि हम किस डेटा को सही माने। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है, यहाँ देखें तो डीबीएमएस में एक ही फाइल होती है जिसमें सारे फैक्ट्स को स्टोर किया जाता है। यहाँ फाइल्स टेबल के फॉर्म में स्टोर होती है, और ये जो रिकॉर्ड्स हैं या डेटाज हैं, ये टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये सॉफ्टवेयर है जो
हमारे स्टोर्ड डेटाबेस से डेटा को प्रोवाइड कराता है किसे, यूजर्स को। तो ये अलग अलग यूजर्स को इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराता है। तो ये पर्पस है डीबीएमएस का। यहाँ देख सकते हैं कोई भी फैक्ट रिपीट नहीं हो रहा है और ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में एक जगह है। अगर हमें चेंज करना है, सपोज डी में चेंज करना है, तो हम यहाँ चेंज करेंगे और वही चेंज हर यूजर को दिखेगा। यहाँ डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी कि एक को डेटा कुछ और दिख रहा है, दूसरे को डेटा कुछ और दिख रहा है। अब हम डीबीएमएस के एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि किस किस फील्ड में डीबीएमएस का यूज किया जाता है। तो जैसे देखें रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, तो ट्रेन के सारे इंफॉर्मेशन किसी एक डेटाबेस में स्टोर होते हैं और वही इंफॉर्मेशन कोई भी एक्सेस करता है। साथ ही बैंकिंग सिस्टम, जैसे हम एटीएम यूज करते हैं, हम इंडिया के किसी भी कोने से किसी भी बैंक का एटीएम एक्सेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज सर्वर पर होता है। फिर है ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें कस्टमर्स के डिटेल्स स्टोर रहते हैं, प्रोडक्ट्स के डिटेल्स स्टोर रहते हैं। तो ये सारे डिटेल्स एक डेटाबेस में स्टोर किए जाते हैं। होटल मैनेजमेंट सिस्टम में उसके कस्टमर्स के डिटेल, उसके एम्प्लॉयज के डिटेल्स, मेन्यूज, रूम्स के डिटेल, ये सारी चीजें स्टोर होती हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डॉक्टर्स, पेशेंट, इस तरह के सारी चीजों की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो यहाँ भी बैकग्राउंड में डेटाबेस का यूज किया जाता है। स्टूडेंट मैनेजमेंट का एग्जांपल हमने अभी लिया था कि स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ, बुक्स, इन सब की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सोशल मीडिया साइट्स, किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर अगर हम अपनी आईडी क्रिएट करते हैं तो वो आईडी कहाँ स्टोर होती है? वो अभी जाके किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर होती है, क्योंकि अगली बार जब हम लॉगिन कराते हैं तो वो हमसे यूजर नेम, पासवर्ड, इस तरीके से वो वेरीफाई करता है कि ऑथराइज यूजर है या नहीं है। तो उसकी इंफॉर्मेशन वो कहाँ से रिट्रीव करेगा? वो अपने डेटाबेस को क्रॉस वेरीफाई करेगा कि आप एक वैलिड यूजर हैं या नहीं है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स के डिटेल्स हैं, स्टूडेंट्स के डिटेल्स हैं, वो सारे स्टोर रहेंगी। तो इस तरीके से डीबीएमएस का एप्लीकेशन एंडलेस है। किसी भी फील्ड में हम देखें तो यहाँ बैकग्राउंड में डेटाबेस का यूज होता है। हम डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं करते हैं। जो एंड यूजर होता है, जैसे हम एटीएम यूज करते हैं, तो हम डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर रहे होते हैं, हम किसी एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। नेट बैंकिंग हम यूज करते हैं, अपने मोबाइल से हम पेमेंट करते हैं या मनी ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में भी बैकग्राउंड में हमारा डेटाबेस ही काम कर रहा होता है। तो किसी भी फील्ड में देखें तो बैकग्राउंड में हमारा डीबीएमएस काम करता है। जैसे चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या अपना यूनिवर्सिटी में आप रिजल्ट चेक करते हो, तो सारी डिटेल्स स्टोर कहाँ रहती हैं? बैकग्राउंड में, डीबीएमएस में, ताकि इंफॉर्मेशन यूजर आसानी से एक्सेस कर सके। इस तरह डीबीएमएस के एडवांटेजेस हम देखें तो पहला एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है? प्रिवेंटिंग डेटा रिडंडेंसी। तो अभी हम लोगों ने देखा था डेटा रिडंडेंसी, यानी डेटा दो जगह स्टोर हो रहे थे। इससे प्रॉब्लम क्या थी? एक तो स्पेस ज्यादा ले रहा था, अगर एक फाइल में चेंज हुआ तो वो चेंज दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होता था। तो डेटा रिडंडेंसी इसमें दूर हो गई डीबीएमएस में, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में थी। साथ ही साथ डेटा रिडंडेंसी प्रिवेंट होने के कारण डेटा इनकंसिस्टेंसी भी नहीं होती है, यानी ये कंफ्यूजन नहीं होता है कि कौन सा डेटा सही है, गलत है। साथ ही साथ डेटा शेयरिंग, मल्टीपल यूजर्स के बीच डेटा को शेयर किया जा सकता है। डेटा सिक्योरिटी, डीबीएमएस में सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में नहीं थे। रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज एक्सेस, डीबीएमएस में हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर को कि वो डेटाबेस का कितना पार्ट एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम एटीएम यूज करते हैं, तो एटीएम के थ्रू सिर्फ हम अपने अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं या उससे मनी विड्रॉ कर सकते हैं। हमें यह राइट नहीं होता है कि हम किसी और यूजर के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सके। तो इस तरीके से अनऑथराइज एक्सेस को रोका जा सकता है। परसिस्टेंट स्टोरेज, यानी डीबीएमएस में जो डेटा स्टोर होता है उसको अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। जैसे बैंकिंग के एप्लीकेशंस हम देखें तो एटीएम में भी एक एप्लीकेशन होता है जो
बैंक के डेटाबेस को एक्सेस करता है, हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं, वहां भी हम हमारा एप्लीकेशन तो एटीएम से अलग होता है लेकिन हम एक्सेस डेटाबेस को ही कर रहे होते हैं। मल्टीपल यूजर इंटरफेस यानी एक से ज्यादा यूजर एट अ टाइम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इंटीग्रिटी कांस्टेंट जिसके एक्चुअली ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इंटीग्रिटी होती क्या है, यानी डेटा में एक इंटीग्रेशन रहे, तो इसके लिए कई अलग अलग तरह के कांस्टेंट्स बनाए जा सकते हैं। उन कांस्टेंट्स के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखें कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स के थ्रू डेटा एक दूसरे से इंटीग्रेट होते हैं और इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है डेटा को एक्सेस करते समय। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा। तो डीबीएमएस में ऑटोमेटिक बैकअप की फैसिलिटी होती है कि जो भी हमारा डेटा है उसका वो टाइमली बैकअप लेता रहे, ताकि किसी कारण से अगर हमारा मेन डेटा क्रैश होता भी है तो हमारे पास बैकअप रहे, जिससे हम डेटा को रिकवर करके आसानी से एक्सेस कर सके। अब इसके डिसएडवांटेज, एक्चुअली इसको डिसएडवांटेज हम नहीं कह सकते हैं, इसको लिमिटेशन कहा जा सकता है डीबीएमएस का, क्योंकि डीबीएमएस के एडवांटेज इतने ज्यादा हैं कि हम उसको डिसएडवांटेज की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं इन पॉइंट्स को। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं, जैसे इंक्रीज्ड कॉस्ट। तो डीबीएमएस को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। कॉस्ट चाहे तो वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के सेंस में हो या स्टाफ के सेंस में हो, तो डीबीएमएस का कॉस्ट बढ़ जाता है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में। कॉम्प्लेक्सिटी नेचुरल है कि ये कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर हो रही है। किस यूजर को कितना राइट देना है, किसको कितना पार्ट एक्सेस करने देना है, ये सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। तो ये नॉर्मल फाइल सिस्टम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कंकरेंसी मेंटेनेंस क्या होता है, जब एट अ टाइम एक से ज्यादा यूजर डेटाबेस को एक्सेस या उसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उस चीज को भी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। अलग अलग तरह के लॉक्स आते हैं जिसके थ्रू कंकरेंसी मेंटेनेंस की जा सकती है। फिर है डिफिकल्ट टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। वैसे डेटा इंटीग्रिटी डीबीएमएस मेंटेन करता है, लेकिन डेटाबेस डिजाइन करते समय अगर डेटाबेस डिजाइनर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो या नॉलेज नहीं हो, तो अगर एक गलत डिजाइन तैयार हो जाता है डीबीएमएस का, तो इसमें डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि डेटाबेस डिजाइनर के ऊपर कि उसे कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है। डेटा क्वांटिटी, समय के हिसाब से डेटा की साइज, वॉल्यूम ऑफ डेटा बढ़ता जाता है। स्टार्टिंग में कम डेटा होता है, लेकिन वही डेटा हम कंपेयर करें 10 इयर्स या 20 इयर्स के बाद तो डेटा का वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है। तो उसको कैसे स्टोर करके रखना है, यह भी हमें मैनेज करना पड़ता है। फिर है डेटा सिक्योरिटी। वैसे तो डीबीएमएस में सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, फिर भी यह डर रहता है क्योंकि सारा डेटा एक ही जगह पे स्टोर रहता है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस ना कर ले, तो उसे सिक्योरिटी फीचर्स को हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। तो इस तरीके से ये कुछ लिमिटेशंस है डीबीएमएस के, फिर भी इसके एडवांटेजेस इतने ज्यादा हैं, लोग इसी को प्रेफर करते हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अप्रोच के बदले। तो आज आपने डीबीएमएस के बारे में देखा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को समझा, क्यों हम इसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें देखी। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।